भारत का इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो वो वीरों और योद्धाओं की कहानियों से भरा होता है। आज हम ऐसे ही एक गौरवशाली समाज की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी तलवार और बलिदान से भारत की मिट्टी को सींचा है। हम बात कर रहे हैं लोधा या लोधी समाज की। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस योद्धा वंश की जड़ें हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद तक जाती हैं? चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और एक और सवाल, 1857 की क्रांति की पहली महिला शहीद कौन थीं? उनका नाम भी इसी समुदाय के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा है। और वो कहानी वो तो आगे आएगी ही। तो ठीक है, शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्राचीन क्षत्रिय उत्पत्ति की, मतलब इनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, ऋग्वेद से लेकर चंद्रवंश तक। तो ये जो लोधा शब्द है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? पता है, ये हमें ले जाती हैं हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद तक। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक शब्द मिलता है, लोधन। इसका मतलब होता है एक कुशल, एक बेहतरीन योद्धा। माना जाता है कि यहीं से इस समुदाय के नाम की शुरुआत हुई। अच्छा, प्राचीन भारत में क्षत्रियों की दो मेन वंशावलियां थी। एक सूर्यवंश, जो सूर्य से उत्पन्न वंश माना जाता है, और दूसरी चंद्रवंश यानी चंद्रमा से। पौराणिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि लोधा क्षत्रिय चंद्रवंश से हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब इन दोनों वंशों में टकराव हुआ तो चंद्रवंशी महाराज बुद्ध ने लोध यानी योद्धा गुणों वाले वीरों की एक स्पेशल सेना बनाई, जो आगे चलकर लोधा क्षत्रिय कहलाए। तो ये तो हो गई ओरिजिन्स की बात। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और पहुंचते हैं इनके साम्राज्य तक। अब हम बात करेंगे लोद्रवा साम्राज्य की। रेगिस्तान के बीचों बीच एक शानदार राजपूत राजधानी। एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड। वो बताते हैं कि लोधी असल में परमार राजपूतों की ही एक शाखा है, और एक जमाना था जब जैसलमेर के पास लोद्रवा गढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। सोचिए, एक पूरा किला, एक पूरा साम्राज्य, ये उनकी शाही हैसियत को दिखाता है। तो इनकी पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राचीन काल में चंद्रवंश से शुरुआत हुई, फिर मध्यकाल में लोधवा गढ़ से एक शक्तिशाली शासन चला, और फिर भाटी राजपूतों के हमले के बाद ये समुदाय उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और इसी फैलाव ने अलग अलग जगहों पर इनकी पहचान को एक नया रंग दिया। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मुगल काल में। देखते हैं उस दौर में क्या हो रहा था। क्या तब भी समुदाय का दबदबा कायम था? जी हाँ, खासकर उनकी सैन्य सेवा में। देखिए, एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है सम्राट अकबर के टाइम का। आगरा और अहमदाबाद में जो मुगलों की शाही सेनाएं थीं, उनमें बड़ी संख्या में लोधा राजपूत घुड़सवार सैनिक थे। इससे साफ पता चलता है कि इनकी लड़ने की कला का लोहा मुगल भी मानते थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 1857 की वो नायिका रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी और उनका महान बलिदान। जब अंग्रेजों ने उनके राज्य रामगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने चूड़ियां नहीं उठाईं, उन्होंने तलवार उठाई। ये एक लाइन ही उनके हिम्मत और इरादे को बताने के लिए काफी है। उन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं उठाई, बल्कि देखते ही देखते 4000 सैनिकों की एक सेना भी तैयार कर ली और अंग्रेजों से सीधा मोर्चा ले लिया। ये दिखाता है कि उनकी लीडरशिप कितनी कमाल की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के राजाओं को जगाने के लिए छुड़ियां भेजीं और साथ में एक संदेश दिया, अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते तो ये पहन लो। मतलब ये एक सीधी सीधी ललकार थी कि या तो लड़ो या चूड़ियां पहन लो। और आखिर में जब उन्हें लगा कि वो दुश्मन के हाथ आ जाएंगी तो उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया। अपनी ही तलवार से उन्होंने खुद को मातृभूमि को सौंप दिया। रानी अवंतीबाई लोधी को 1857 की क्रांति की पहली महिला शहीद के तौर पर आज भी याद किया जाता है। तो रानी अवंतीबाई का बलिदान तो इस समुदाय के विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि शानदार अतीत से लेकर आज के दौर में इस समुदाय का क्या योगदान है। ये जो विरासत है वो आज भी इनके गोत्रों में, मतलब इनके सब क्लैंस में जिंदा है। नरवरिया, भदौरिया, जरिया और मथुरिया जैसे कई नाम हैं जो आज भी इस समुदाय की मजबूत सामाजिक बुनावट की पहचान है। आज के दौर में तलवारें तो नहीं हैं, लेकिन वो जो योद्धा वाली भावना है वो आज भी कायम है। बस मैदान बदल गए हैं।
आज लोधा समाज शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। उमा भारती जैसी बड़ी नेता इसी समुदाय से आती हैं, जो दिखाती हैं कि नेतृत्व की वो विरासत आज भी चल रही है। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि एक क्षत्रिय का असली धर्म आखिर है क्या? शायद इस समुदाय का इतिहास हमें यही सिखाता है कि सम्मान के लिए लड़ना और अपनी धरती के लिए जान दे देना ही असली क्षत्रिय धर्म है। इस पर सोचिएगा जरूर।